नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे गंग वंश के बारे में, उसके बाद में पूर्वी गंग वंश के बारे में और उसके बाद जानेंगे देवगिरी के यादव वंश के बारे में, क्योंकि ये वो राजवंश हैं जो कि मध्यकाल पूर्व मध्यकाल में अस्तित्व में आए थे। और इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनके बारे में पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गंग वंश को। और यहां से ये छोटे छोटे ही राजवंश हैं जो कि ज्यादातर सामंतों के बाद में उदित हुए थे, क्योंकि ये राजवंशों के सामंत थे और इन्हीं के बाद में ये आते हैं, यानी कि विद्रोह करते हैं फिर अपने एक नए राजवंश का उदय करते हैं। लेकिन इनसे जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं जिनसे पेपरों में पूछा जाता है, हम उनसे ही संबंधित ज्यादा बातें करेंगे, ठीक है। और इनसे ज्यादा इन राजवंशों से पेपरों में ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं गंग वंश। गंग वंश ये क्या थे? ये जो गंग वंश था ना, ये कदंबों और पल्लवों के बीच में स्थित था। यानी एक तरफ कदंब राजवंश था और दूसरी तरफ पल्लव राजवंश था। उन्हीं के बीच में एक छोटा सा वंश उदय होता है जिसका नाम है गंग वंश। अगर हम इसकी क्षेत्र की बात करें कि भाई आखिर ये गंग वंश था कहां पर, तो कहां पर था? मैसूर एक स्थान है उसके दक्षिण में, जो कि साउथ इंडिया का है। ये दक्षिण के गंगों का राज्य था। मैसूर था दक्षिण में, यानी मैसूर के दक्षिण में गंगों का राज्य था। और इसके जो पड़ोसी राज्य थे वो कदंब और पल्लव थे। गंगों के होने के कारण, यानी गंग वंश का होने के कारण इसे इतिहास में गंगवाड़ी भी कहते हैं, यानी कि इसे गंगवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का जो पहला शासक था, इस वंश का पहला शासक जो कि हमें इतिहास में मिलता है अभिलेखों के माध्यम से, कि अभिलेखों के माध्यम से इस वंश का जो पहला शासक था वो कोंकणी वर्मा था अभिलेखों के मुताबिक। और हमें इस राजवंश से क्या महत्वपूर्ण चीजें मिलती हैं? इसका जो शासक था दुर्विनीत, यानी कोंकणी वर्मा जी के बाद में जो गंग वंश का शासक था वो दुर्विनीत था। इसने अपने वंश को, मैंने अभी बताया, इसने अपने वंश को पल्लवों से मुक्त किया। यानी ये किसके अधीन थे? पल्लवों के अधीन थे। और ये वो शासक हैं दुर्विनीत जिन्होंने पल्लवों से अपने राज्य यानी अपने वंश गंग वंश को मुक्त किया था, आजाद किया था। इसने ये अपने समय के विद्वान भी थे, विद्वानों का संरक्षण करने वाले, उनको प्रोत्साहित करने वाले, और खुद विद्वान थे। तो इन्होंने किस ग्रंथ की रचना करी थी? शब्द अवतार की इन्होंने रचना की थी, जो कि व्याकरण ग्रंथ है। याद रखना, ये व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना दुर्विनीत ने, यानी गंग वंश के शासक ने की थी। और इन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन बनता है? वो ये कि इन्होंने जो कृतार अर्जुनीय है, कृतार अर्जुनीय के 15वें सर्ग, यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने कृतार अर्जुनीय के 15वें सर्ग पर टीका लिखी। ठीक है, किसने? दुर्विनीत जी ने। और इनके शासन से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है? तो इसने क्या करा था? गुणाढ्य जी जो लेखक थे, गणाढ्य जो कि विद्वान थे, उन्होंने लिखी थी वृत्त कथा। इसका संस्कृत में अनुवाद किया था। इसका संस्कृत में अनुवाद किया किसका? वृत्त कथा का संस्कृत में अनुवाद गंग शासक दुर्विनीत ने ही किया था। और इनसे क्या महत्वपूर्ण बातें हमें इतिहास में मिलती हैं?
गंग वंश थे कि चोल शासक कौन थे? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने 1004 ईस्वी में गंगों को जीत लिया, यानी इन पर आक्रमण किया था चोल शासक राजराज प्रथम ने, और 1004 ईस्वी में गंग राज्य पर अपनी जीत हासिल की, और इसी के बाद ही गंगवंश चोल साम्राज्य में मिल जाता है। इस वंश के लोगों को पश्चिमी गंग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब क्या क्या कहते हैं? एक तो मैसूर के दक्षिण में गंगवंश, इसे गंगवाड़ी और पश्चिमी गंग भी कहते हैं। ये चीजें आप यहां से याद कर सकते हैं। गंग राजाओं की राजधानी क्या थी? पश्चिमी गंग की जो राजधानी थी वो कोलार थी। इस वंश की राजधानी यानी गंगों की जो पश्चिमी गंग थे उनकी राजधानी कोलार थी, जो कि बाद में तलकाड हो गई। क्या? पहले राजधानी कोलार, उसके बाद में तलकाड इनकी राजधानी हो गई। इसमें क्या है, जो इसका शासक था श्री पुरुष शासक ने पुनः, अब इनके बाद में जो गंगा का महत्वपूर्ण शासक इतिहास में हमें मिलता है जिसने थोड़े सा महत्वपूर्ण कार्य किया, जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, वो ये कि इनका जो शासक था गंगों का श्री पुरुष, इसने राजधानी को पुनः राजधानी को मान्यपुर स्थानांतरित कर दिया, यानी दोबारा से जो इन्होंने राजधानी कहां बना दी? मान्यपुर। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था गंग वंश का इतिहास, और इस गंग वंश से यहां से ज्यादा पेपरों में नहीं पूछा जाएगा, और इसी कारण इनसे आप ताकि अलग समझ सकें तो इतिहास में एक तो गंगवंश हो गया और एक हो गया पूर्वी गंगवंश, पश्चिमी गंगवंश और पूर्वी गंगवंश। अब देखो, ये तो था गंगवंश का इतिहास। अब हम आपको बताएंगे पूर्वी गंगवंश के शासक और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, कि जहां से, कहां से और किस प्रकार से क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप चाहें तो उदाहरण के लिए मैं आपको ये एक दो क्वेश्चन बना सकता हूं। वो कैसे? कि मान लीजिए पेपरों में आ जाए कि व्रत कथा पर, यानी व्रत कथा को संस्कृत में किसने अनुवाद किया, या गंग शासकों के द्वारा कौन से ग्रंथ या पुस्तक को संस्कृत में अनुवाद किया गया, या फिर ये आ जाए कि किसने व्याकरण ग्रंथ की रचना की, या फिर ये आ जाए कि शब्द अवतार जो ग्रंथ है वो किस चीज का ग्रंथ है। इसी प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, इनसे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे। अब हम मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा जान लेते हैं पूर्वी गंगवंश के बारे में। ये जो राज्य था ये तो था कदम्ब और पल्लवों के बीच मैसूर के दक्षिण में, और पूर्वी गंग जो था वो उड़ीसा, यह राज्य उड़ीसा में था, और इस पर शासन करने वाले जो शासक थे वो कौन थे? भुवनेश्वर थे, है ना। भुवनेश्वर के कौन थे? केसरी। अब पूर्वी गंगवंश पर, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित था, इस पर शासन करने वाले जो शासक थे पूर्वी गंग के, एक तो थे भुवनेश्वर के केसरी, ठीक है, और दूसरे थे कलिंग के पूर्वी गंग, यानी कलिंग और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के केसरी महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना, और कलिंग के पूर्वी गंग प्रमुख थे, ठीक है। ये थे पूर्वी गंग वंश से। अब केसरी वंश के जो शासक थे, ये वाले भुवनेश्वर के जो केसरी हैं, तो इसलिए केसरी वंश के जो शासक थे उन्होंने नहीं, भुवनेश्वर केसरी वंश के शासकों ने सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया, क्योंकि भुवनेश्वर का जो मंदिर है वो भुवनेश्वर का मंदिर का इन्होंने ही निर्माण करवाया। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना पूर्वी गंग वंश से संबंधित, और पेपरों में ज्यादातर
पूछी भी गई है। 11वीं सदी में क्या होता है कि 11वीं सदी में इनके द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर, ये पेपरों में काफी बार पूछे गए हैं। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर के मंदिर, कोणार्क के मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर, इस तरीके के मंदिर मिलान के लिए काफी बार पेपरों में पूछे गए हैं। तो याद रखना कि कौन से वंश से और कौन से शासक के समय में और किस शासक ने ये इन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ठीक है, लिंगराज मंदिर, इसकी जो शैली है वो किसमें, नागर शैली। शैलियों से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, चाहे आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें, कहीं से भी आपको शैलियों से संबंधित, मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में हमेशा पूछे जाते हैं। भाई जो महत्वपूर्ण वाक्य हैं उन्हीं से तो पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं से तो इतिहास से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इसलिए वही चीज हमको समझनी है कि भाई कौन से राजवंश से या कौन से शासक के समय में किस प्रकार के मंदिर, उनकी शैलियां, उनके मंत्री या उनसे क्या कहें, उनके लेखाकार, उनके विद्वान, इनसे ही संबंधित ज्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो यही चीज आपने याद करनी है। तो लिंगराज मंदिर क्या है, पूर्वी गंगवंश के शासकों ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया, और इसकी जो शैली है वो कौन सी है, नागर शैली, ठीक है ना, जो कि नागर शैली में बना हुआ और यानी मंदिर निर्माण कला का, स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना भी है। ये बहुत अच्छा बना हुआ मंदिर है, ठीक है। इस वंश का जो शासक था वो अनंत वर्मन, जिसको क्या कहते हैं, चोडगंग। अनंत वर्मन, इस वंश का जो शासक था, पूर्वी गंग वंश का, वो अनंत वर्मन चोडगंग था। इनके समय में क्या हुआ था, पूर्वी गंग वंश का शक्ति के शिखर पर था, पूर्वी गंग वंश अपने शक्ति के शिखर पर था। यानी यही वो राजा हैं जिनके समय में पूर्वी गंग वंश ने थोड़ा बहुत अपने आप को शक्तिशाली बनाया और थोड़ा सा अपने शक्ति के साथ साम्राज्य का भी विस्तार किया। तो वो केवल यही राजा हैं। ये जो राजा हैं राजगंग की ये जो राजा थे ना अनंत वर्मन, ये राजगंग की चोल पत्नी जिसका नाम था राजसुंदरी का पुत्र था। अनंती वर्मन चोलगंग जो था वो राजगंग की चोल पत्नी राजसुंदरी का पुत्र था और राजेंद्र चोल की पुत्री थी। अब ये जो राजसुंदरी है वो राजेंद्र चोल की पुत्री थी। इन्हीं को जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है। यहां से सबसे महत्वपूर्ण देखो, जगन्नाथ मंदिर का किसने किया था, तो पूर्वी गंग वंश के शासक, ठीक है। इनकी पत्नी कौन थे, राजगंग, पूर्वी गंग वंश के शासक राजगंग, और उनकी पत्नी कौन थी, राजसुंदरी, जो कि चोल वंश से संबंधित थी और राजेंद्र चोल की पुत्री थी। इन्होंने जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है। यही गंगवंश और पूर्वी गंगवंश से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य हैं और इन्हीं से पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। अब आप उनका आसानी से जवाब दे दोगे। अब बात करते हैं देवगिरी का यादव वंश। इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य हैं जो कि पेपरों में पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे राजवंश है, इनसे केवल महत्वपूर्ण जो वाक्य हैं वो यही है और इनसे ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। देवगिरी के जो यादव वंश है ना, यादव वंश, ये कल्याणी के सोमेश्वर चतुर्थ, याद रखो, कल्याणी के सोमेश्वर चतुर्थ, या आप ये कह सकते हैं कि कल्याणी के चालुक्यों की दूसरी शाखा, पहली शाखा बदामी, दूसरी शाखा कल्याणी के, ठीक है ना, कल्याणी के, तीसरी हो गए वेंगी के, और एक छोटी सी शाखा गुजरात की भी थी, ठीक है। तो ये सोमेश्वर चतुर्थ के उनके यादव सामंत था। इनका जो सामंत था, मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है कि किसी भी राज्य के शासक
शासक के जो सामंत थे वो ही या तो विद्रोह करते थे या राजा के द्वारा षड्यंत्र कर कर उनकी हत्या कर देना, या फिर अपना समूह इकट्ठा करके उस पर शासन पर धोखे से अधिकार कर लेना। तो वही, और जो भी नया राजा बनता था वही अपना एक नया राजवंश उदित करता था, या फिर ये समझ लीजिए मोटी भाषा में पैदा करता था। अब देखो, राज था कल्याणी के चालुक्य का, सोमेश्वर चतुर्थ का, ठीक है। कल्याणी के जो चालुक्य राजवंश बोला जाता है, सोमेश्वर चतुर्थ का राज था। इनका जो सामंत था वो यादव था। अब यादव कौन था? उसका नाम था बिल्लम। बिल्लम ने सोमेश्वर चतुर्थ, ये कौन था? इसका सामंत कौन था? यादव कुल का बिल्लम। इसने 1187 ईस्वी में राजा बनता है और 1191 ईस्वी में इसने इनको हराया। यानी ये उनका शासन का समय है बिल्लम का, कि बिल्लम ने 1187 में राजा बनते हैं और 1191 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इन्होंने क्या करा था? सोमेश्वर चतुर्थ, जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश से संबंधित है, इनको हराया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी। भैया इन्हें हराने के बाद ही तुरंत इन्होंने कह दिया अब मैं ही राजा हूं। भाई राजा को इन्होंने हरा दिया जो कि चालुक्य वंश के राजा थे, तो क्या करा कि मैं राजा हूं, तो इन्होंने अपना नया वंश कौन सा चला दिया? यादव, क्योंकि ये यादव सामंत थे, यादव सामंत थे, इसलिए इन्होंने यादव वंश यहां से उदय होता है। अब देखो यहां से संबंधित क्या है कि भिल्लम ने, जो भिल्लम थे, इन्होंने ही सबसे पहले देवगिरी नगर की स्थापना की, क्योंकि अब समय आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है ना। तो वो राजधानी परिवर्तन वाला समय हम आने वाली वीडियो में समझाएंगे अलाउद्दीन के, और जब अलाउद्दीन के हम बारे में जानेंगे तो ठीक है। तो भिल्लम ने सबसे क्या करा था? सबसे महत्वपूर्ण घटना कि देवगिरी की स्थापना भिल्लम ने करी थी, जो कि यादव वंश से संबंधित था, और उसे राजधानी भी बनाया। भिल्लम ने इसे राजधानी भी बनाया। अब देखो यादव वंश से जो महत्वपूर्ण वाक्य है वो केवल यही है। और इनका जो अंतिम शासक कौन था? यादव वंश का अंतिम शासक था रामचंद्र। रामचंद्र ही थे जो यादव वंश के शासक बनते हैं। और इन पे क्या होता है? देवगिरी कहां पे? गुजरात के समय, मालवा गुजरात, ठीक है। इन पर 1309 ईस्वी में जब रामचंद्र राजा थे, तो 1309 ईस्वी में इन पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण इतना भयावह था, इतना क्रूर था कि रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हीं के डर के कारण आत्मसमर्पण कर दिया और अलाउद्दीन से बोल दिया कि मैं तुम्हारे अधीन रहूंगा और तुम्हें हमेशा कर देता रहूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको गंगवंश, पूर्वी गंगवंश और यादव वंश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिली होंगी, क्योंकि इनसे ही पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं, इनसे ज्यादा पेपरों में कुछ नहीं आता। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।